हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो एडिशनल टॉपिक दिया गया है जो कि है डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग का, इसके ऊपर हमारा आज का ये सेशन रहने वाला है। तो आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पूरे कंटेंट का आपको मटेरियल चाहिए तो भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मटेरियल की लिंक दी हुई है, तो वहां से जाके आप ये मटेरियल को भी अवेल कर सकते हैं। और एमएस यूनिवर्सिटी के जो भी रेगुलर स्टडी कंटेंट होते हैं या फिर जो भी एडिशनल टॉपिक आते हैं उन सब का आपको एक्सीलेंट लेवल का एजुकेशन चाहिए तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी भी लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस, और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो चलिए अच्छे से और डिटेल में इस सेशन को समझते हैं। अभी दोस्तों मान लो कि साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों को बोल रहा है कि हम लोग एक बेहतरीन पिकनिक पे जाने वाले हैं और पिकनिक के लिए हम लोगों ने दो स्पॉट सोचे हैं। एक हम लोग जाएंगे शिमला में जहां पे बर्फीले पहाड़ होंगे और जबरदस्त एनवायरनमेंट होगा, ठंडी होगी और मजेदार हमको एंजॉयमेंट मिलेगा। वहीं पे हमने दूसरा ऑप्शन लिया है एक्सोटिक गोवा कि जहां के बीचेस के ऊपर हम लोग बहुत ही जबरदस्त एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब ये दो में से कोई एक जगह पे हम लोग पिकनिक जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा भाई ये दो में से कोई एक जगह पे जाना है तो एक जगह का हमको डिसीजन लेना होगा। तो ये डिसीजन आपने किस तरह से लिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह से होता है ये हमको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो, द वर्ड डिसीजन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है कम्स फ्रॉम, मतलब कहां से आया है तो इट डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, लेटिन भाषा का नाम है, एमसीक्यू में आ सकता है डिसाइडर। लेटिन भाषा के डिसाइडर वर्ड पर से ये डिसीजन वर्ड इंग्लिश में आया है, विच मींस कटिंग अवे और कटिंग ऑफ। कटिंग अवे मतलब काट देना, निकाल देना, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, उसमें से काम करो, शिमला को हटा दो और हम लोग गोवा जाएंगे, या फिर गोवा को कट कर दो और हम लोग शिमला जाएंगे। तो कटिंग अवे मतलब जो दूसरी एक्स्ट्रा चीज है उसको कट करके एक बेस्ट चीज जो है उसको हम लोग चुनेंगे, मतलब के डिसीजन लेंगे। और डिसीजन इन्वॉल्व्स a cut of alternatives between those that are desirable and those are not desirable, मतलब डिजायरेबल जो कि अच्छे हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे अनडिजायरेबल है मतलब कि डिजायरेबल नहीं है उसको हम लोग कट कर देंगे। सपोज मैंने आपको ये शिमला गोवा के साथ साथ एक ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं आपको छोटे से गांव में ले जाऊंगा या यहां पर ही नजदीक में कमाटी बाग में ले जाऊंगा, तो क्या सर कमाटी बाग में जाएंगे, वहां पे इतने सारे जानवर तो है ही, वो हमको देख के डर जाएंगे कि हमारे इलाके में और जानवर आ गए, तो यहाँ पे सर कमाटी बाग तो मतलब सोचना ही नहीं है। तो हमने क्या किया, अनडिजायरेबल को चल निकल, पहली फुर्सत में कोई जरूरत नहीं है तेरी उधर, उसके निकाल दिया। तो डिसीजन में क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल ऑप्शंस होते हैं उसको हम लोग कट आउट कर देते हैं और जो डिजायरेबल ऑप्शन होता है, अच्छा है, उसको सिलेक्ट करते हैं। लोपेज जो कि एक पर्सन का नाम है, उन्होंने क्या डिफाइन किया है, तो लोपेज हैज डिफाइंड डिसीजन एज डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ जजमेंट। देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, जजमेंट। जजमेंट नो मतलब शू थाय, निर्णय। अ फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्टर्बेंस, झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, आप समझ लो, मतलब कि शिमला या गोवा, गोवा या शिमला, इन दोनों के बीच में, हमारे बीच में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स और गोल्स एंड कमिटमेंट टू एक्शन मेड इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल, कंफ्यूजिंग, जटिल। एंड इवन इरेशनली मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स या इरेशनल या अनसर्टन यहां पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें से हमें बेस्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसको ही हम लोग कहेंगे डिसीजन लेना। देखो जैसे आप लोगों को भी पढ़ाई के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपने साहस स्मार्ट स्टडीज को या साहस इंस्टीट्यूट को या साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर से इस टॉपिक को पढ़ना पसंद किया, तो ये आपने क्या किया, डिसीजन लिया है। सिंपल वर्ड्स में देखो, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस टू अराइव एट अ डिसीजन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट्स
वन पोजीशन और एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव। देखो डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रोसेस है। डिसीजन लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मतलब कोई एक ऑल्टरनेटिव के ऊपर कोई एक ऑप्शन को चुनना, वो हो गया डिसीजन। और ये डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहां पे कोई वन पोजीशन या वन एक्शन या वन ऑल्टरनेटिव को हम लोग सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव। सेवरल ऑल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे विकल्प, इसमें से कोई एक ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो आगे क्या कहा है, सल एट अल हैव डिफाइंड, ये पर्सन का नाम है, ठीक है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट यही नाम है। हैव डिफाइंड डिसीजन मेकिंग एज, डिसीजन मेकिंग इज अ कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब पूरा ध्यान रख के डिसीजन लेना होता है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी किया 10 20 30 40 100 इसको डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्शियस प्रोसेस है, उसके अंदर आपको आपका माइंड लगाना पड़ेगा अगर हो तो। इन्वॉल्विंग बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब कॉन्सेप्ट, ख्याल, बेस्ड अपॉन फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब हकीकत, एंड वैल्यू प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब सराउंडिंग जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब वो फिजिकल ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, ये भी प्रीमाइस हो सकते हैं। विच कंक्लूड्स विथ अ चॉइस ऑफ वन बिहेवियरल एक्टिविटीज फ्रॉम अमॉन्ग वन और मोर ऑल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, विथ इंटेंशन ऑफ मूविंग टुवर्ड्स सम डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब जिसके अंदर हमारा पर्पस क्या होता है कि ये बहुत सारे में से इस एक को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एसवाई बीकॉम की पढ़ाई के लिए अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से आपने साहस स्मार्ट स्टडीज का ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि आपका एक डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो कि सर हमारा अच्छा रिजल्ट आए, हमारी डिग्री जो है एमएस यूनिवर्सिटी की बीकॉम की वो बढ़िया सी बने। तो ये आपका जो पर्पस है, जो गोल है, उसके लिए आपने अलग अलग जो ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से एक ऑल्टरनेटिव को साहस स्मार्ट स्टडीज को चुना, तो ये क्या हो गया आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक की जो चीजें थी वो उतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर यहां पे एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इन डिसीजन मेकिंग 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स आर इन्वॉल्व, 3 एस्पेक्ट ह्यूमन बिहेवियर की इन्वॉल्व है। पहला है कॉग्निजन, कॉग्निजन का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ माइंड एसोसिएटेड विद द नॉलेज। देखो आप आपके माइंड से आपके पास जो भी नॉलेज होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करने के अलग अलग ऑप्शन में से साहस स्मार्ट स्टडी का ऑप्शन पता ही नहीं है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे। तो यहां पे डिसीजन लेने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, आपको पता हो गोवा शिमला उदयपुर, अभी आपको गोवा शिमला उदयपुर का नॉलेज होना चाहिए। अगर वही नहीं है तो वो डिसीजन में प्रोसेस में आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो कॉग्निजन is an activity of mind, cognition ये mental activity है which is associated with the knowledge, जहां पे आप क्या करते हो कि भाई जितने भी अलग अलग ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है, गोवा है या महाबलेश्वर है या शिमला है या उदयपुर है या केरला है, उसकी आप लोग इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा करते हो, तो ये हो गया कॉग्निशन स्टेज। देन कॉनेशन स्टेज, द एक्शन ऑफ माइंड, देखो ये एक्शन है इंप्लाइड बाय सच वर्ड्स एज विलिंगनेस और डिजायर, मतलब मैं चाहता हूं कि यार समंदर के पास घुमा जाए तो ठीक है ना, तो गोवा सोचते हैं, या मैं चाहता हूं कि यार कुछ एडवेंचरस ट्रिप हो तो भी ठीक है शिमला जाते हैं, मैं चाहता हूं कि बस हम डेजर्ट हो बहुत बढ़िया जबरदस्त सनसेट हमको वहां पे से देखने को मिले, तो चलिए तो फिर हम लोग जैसलमेर जाएंगे या राजस्थान घूमने जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, कॉनेशन द एक्शन ऑफ माइंड, एक्शन ऑफ माइंड इंप्लाइड बाय सच वर्ड एज विलिंगनेस डिजायर, मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि यहां पे घूमने जाएंगे, ओके वो चाहती है तो फिर मतलब कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा, डिजायर्ड, विलिंगनेस मींस इच्छा, एंड अफेक्शन द एस्पेक्ट ऑफ माइंड, देखो ये एक्टिविटी ऑफ माइंड था, ध्यान रखना कॉग्निशन इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, जबकि ये एक्शन ऑफ माइंड, जबकि ये एस्पेक्ट ऑफ माइंड एसोसिएटेड विद इमोशंस, फीलिंग्स, मूड, मतलब आपको ये बहुत पसंद है, मुझे यार समंदर किनारे के पास घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो ये क्या है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका मूड। यार मैंने मूवीज में देखा है कि हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है गोवा के बीच पे, घूमने ले जाता है गोवा के बीच पे, तो यार मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ गई है, तो वो आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। अभी हो सकता है कि शायद शिमला वाली ट्रिप आपको लिए सस्ती हो जाए, बट यार गोवा की जो मजा है वो शिमला में कहां मिलेगा, तो मैं तो गोवा ही जाऊंगा। तो यहां पे तीन चीज आई, तीन एस्पेक्ट आए ऑफ ह्यूमन बिहेवियर: कॉग्निशन, कॉनेशन एंड अफेक्शन। कॉग्निशन क्या है, एक्टिविटी ऑफ माइंड, कॉनेशन क्या है, एक्शन ऑफ माइंड, एंड अफेक्शन क्या है, एस्पेक्ट ऑफ माइंड। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद आगे है हमारा टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो देखो यहां पे क्या कहा है, इसके अंदर नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा है, एग्जाम ओरिएंटेड इतना खास नहीं है, जहां पे भी काम का आएगा मैं आपको टिक मार्क करवाऊंगा। डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर्स मे बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट दैट दे क्रिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब के जो डिसीजन होती है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग कि उसका स्कोप कैसा है, उसका इंपॉर्टेंस कैसा है, और वो कैसी इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब असर, प्रभाव करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो यहाँ पे डिसीजन के नाम याद रखना, आपको एमसीक्यू में शायद इस तरह से आ जाए, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट द टाइप ऑफ डिसीजन, और ब्लैंक इज द टाइप ऑफ डिसीजन। तो प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। तो यहां पे ये 8 टाइप के डिसीजन के टाइटल आपको याद रखने हैं। अब उसके अंदर की इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो पहला है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। तो प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर नॉर्मल, याद रखना, रिपीटेटिव इन नेचर। प्रोग्राम डिसीजन कैसे होंगे, रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का मतलब वारंवार, रिपीटेड થાય છે। एंड इजीएस्ट टू मेक, अभी जो रेगुलर होगा तो ऑब्वियस है वो डिसीजन लेना कैसा होगा भाई, इजी होगा। यूजुअली दिस डिसीजंस आर टेकन in the consultation with the existing policy, rule or procedure, for example making purchase order or sanctioning of different types of leaves, मतलब छुट्टियां देना अलग अलग टाइप की, कि भाई कैजुअल लीव है या सिक लीव है या मैट्रिमोनियल लीव है या कुछ भी है, तो यहां पे अलग अलग टाइप की लीव ग्रांट करना या इंक्रीमेंट इन सैलरी, तो ये सब रेगुलर काम है। उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने का जो होगा उसको हम कहेंगे यहां पे प्रोग्राम्ड डिसीजन, विच आर रिपीटेटिव इन नेचर, जो कि बार बार लेने होंगे और इजी होंगे। याद रखने वाले वर्ड्स ये है, रिपीटेटिव इन नेचर एंड इजीएस्ट टू मेक। जबकि नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर डिफरेंट इन दैट दे आर नॉन रूटीन इन नेचर। नॉन रूटीन मतलब नॉट रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं होंगे, कोई कोई सिचुएशन के ऊपर हमको लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल इश्यू रिलेटेड टू हैंडलिंग अ सीरियस इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम से वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जबरदस्त झगड़ा हो गया है, तू मैं इंडिया पाकिस्तान जैसे हालात हो गए, तो यहां पे इस सिचुएशन को हैंडल करना, तो ये रेगुलर नहीं है, कोई कोई बार होता हो। डिसीजन मार्केट डिसाइडिंग डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर को हमें कम करना है, या इंक्रीजिंग कंपटीशन एटसेट्रा। द सॉल्यूशन मे वाइडली डिफर इन द केस ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जो सॉल्यूशन होंगे ना वो बहुत अलग अलग होंगे। हाँ, रिपीटेटिव इन नेचर जो है यानी कि प्रोग्राम डिसीजन है उसमें ऑलमोस्ट सेम टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, जबकि यहां पे डिफरेंस होगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर लाइज इन हैंडलिंग द एक्सेप्शनल सिचुएशन। ये ध्यान रखना कि भाई कोई भी मैनेजर है वो सच में टैलेंटेड है, जबरदस्त है, इन्फ्लुएंसर है, वो कैसे माना जाएगा, जब वो ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन मतलब अपवाद वाली परिस्थिति हो कि यार ये तो बहुत ही अलग सिचुएशन आ गई, पर इसमें भी इसने बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रास्ता निकाला है, तो उसको कहेंगे कि यार ये मैनेजर जो है वो मतलब सच में कमाल का है, टैलेंटेड है। क्योंकि रेगुलर डिसीजन लेने हैं तो वो तो कोई भी कर सकता है, पर जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें से जो अच्छा आउटकम निकाल सके उसी को तो हम लोग टैलेंटेड बोल सकते हैं। मतलब वो कहावत है ना कि लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, पर असली विनर या चैंपियन या इंसान वो है जो लहरों को चीर के रास्ता निकालता है। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी जो सॉल्यूशन निकाले वही मैनेजर इफेक्टिव मैनेजर माना जाता है। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस।
तो देखो ऑपरेशनल और टेक्टिकल ये उसी का दूसरा नाम है, याद रखना। ऑपरेशनल और टेक्टिकल डिसीजंस रिलेट टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। द प्राइमरी पर्पस इज टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑनगोइंग ऑपरेशन। जो काम अभी चल रहे हैं उसमें क्या अचीव करना है? हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ाने का हमारा पर्पस है, जिसके लिए जो डिसीजन लेंगे वो हमारे होंगे टेक्टिकल डिसीजंस या फिर ऑपरेशनल डिसीजन। फॉर एग्जांपल बेटर वर्किंग कंडीशंस या इफेक्टिव सुपरविजन या बेटर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। एंड द फोकस इज द ऑपरेशन डिसीजन इज ऑन शॉर्ट रन। देखो ये जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं उसका फोकस कैसा होता है? शॉर्ट रन का, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करना है। जबकि इसी में देखो स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक्सपांडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन है, काम है बिजनेस का, उसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना है मतलब बढ़ाना है, वधार वो। एंटरिंग न्यू मार्केट्स, नए मार्केट में एंटर होना, या चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, या शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक जगह पे हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता था वहां से हम लोग दूसरी जगह पे हमारा प्लांट शिफ्ट करेंगे, आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। जैसे कि अगर आपको पता हो तो टाटा की नैनो कार जो थी उसका पहले प्लांट लगा हुआ था सिंगूर में, पर उसके बाद उसको वहां से शिफ्ट करके गुजरात में साणंद में लाया गया था, अहमदाबाद के पास। तो ये क्या था? स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि इस लोकेशन से हम पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यहां पे शिफ्ट करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक नेचर का होता है। सच डिसीजंस विल हैव फार इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। फार इंपैक्ट मतलब मोटी असर। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिक्वायर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन। एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन मतलब प्रॉपर ઊંડાણમાં डिस्कशन, डिटेल्ड डिस्कशन, एंड ह्यूज रिसोर्सेस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। मतलब बहुत जबरदस्त डेलिब्रेट डिस्कशन કે નાની મોટી વાત થોડી છે, તો અમે આખો પ્લાન્ટ જે સિંગુરમાં સેટ થઈ ગયો છે એને સાણંદમાં શિફ્ટ કરવો છે, તો કેટલું બધું ડિસ્કશન, કેટલું લોંગ વિઝન હોય तो आ कर ही सकाए। एंड इट इज ऑन द लॉन्ग रन, तो ये याद रखना कि लॉन्ग रन का होता है। जबकि ये जो ऑपरेशनल थे वो कैसे थे? शॉर्ट टर्म थे। ऑपरेशनल और टेक्टिकल शॉर्ट टर्म के होते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है वो लॉन्ग टर्म के डिसीजंस होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और इससे आपके नॉलेज को और समझने में फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स एसवाई बीकॉम में हैं उन सब के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और अगर इसी तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन लेना है तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। देखो थर्ड कैटेगरी इज ऑपरेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। देखो ऑपरेशनल and personal decisions taken by manager in ordinary course of action or ordinary course of business। ordinary course मतलब सामान्य परिस्थिति। in their capacity as manager relating to the organizational issue आर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। मतलब जो नॉर्मल लेवल पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में, मतलब रेगुलर काम में जो डिसीजन लेते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल डिसीजन रिगार्डिंग इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव नो मतलब वळतर। और ट्रांसफरिंग एन एम्प्लॉय, ट्रांसफर मतलब बदली करवी, एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉय को ट्रांसफर करते हैं। रीएलोकेशन are taken by managers to achieve certain objectives। जबकि पर्सनल डिसीजन, मैनेजर्स do take some decision which are purely personal in nature। व्यक्तिगत, पर्सनल इन नेचर मतलब व्यक्तिगत। However, their impact may not exactly confine to their cells and they may affect the organization। अभी है उनके पर्सनल डिसीजन, पर उनके पर्सनल डिसीजन सिर्फ उनको ही इफेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, तो उससे इफेक्ट उनके बिजनेस को भी होती है। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स डिसीजन
टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क सोचता है कि भाई मैं टेस्ला से रिजाइन कर देता हूं। अब वैसे ये उसका पर्सनल डिसीजन है कि भाई मेरी मर्जी है, माई लाइफ माई रूल्स, मैं तो निकल रहा हूं, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, ठीक है, तो मैं तो जा रहा हूं। पर उससे अब जो टेस्ला कंपनी है उसके शेयर के प्राइस के ऊपर इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यार इलॉन मस्क की वजह से तो उसके ऊपर भरोसा था, अभी वो जा रहा है तो उसकी इफेक्ट बिजनेस के ऊपर भी होती है। दो पर्सनल इन नेचर में इंपैक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद है हमारा इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, जबकि ग्रुप मतलब टीम से मिलके। इट इज क्वाइट कॉमन दैट सम डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजर्स इंडिविजुअली, मतलब मैनेजर अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा, एंड सम डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली, कुछ डिसीजन मैनेजर अपने हिसाब से लेगा जबकि कुछ डिसीजन कलेक्टिवली टीम के साथ लेगा। इंडिविजुअल डिसीजंस आर टेकन वेयर द प्रॉब्लम इज ऑफ रूटीन नेचर। रूटीन नेचर का है भाई, ठीक है अभी इससे तो सिंपल सिचुएशन है, अभी इसमें क्या 10 लोगों के साथ सलाह मशवरा करना, ये तो मैं खुद डिसीजन ले लूंगा। तो वहां पे क्या आते हैं? इंडिविजुअल डिसीजन। और ग्रुप डिसीजन इसका ऑपोजिट होगा, इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन मैनी एस्पेक्ट, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, आर जनरली टेकन बाय ग्रुप, मतलब ग्रुप टीम मिलके उस चीज का डिसीजन लेगी। एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज प्रीफर्ड दीस डेज, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, महत्व अपाई छे, प्रेफरेंस अपाई छे। भाई ग्रुप में डिसीजन लो, क्योंकि एक अकेला बंदा डिसीजन लेगा तो उसके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, बट उसके साथ साथ 4-5 और लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। एंड इट कंट्रीब्यूट्स फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल, और 4-5 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब सहकार, एक दूसरे के साथ जो एज अ टीम वर्क होता है वो और इफेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पहचाना जाता है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव, प्रॉब्लम ढूंढ लिया, उसके बाद उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है वो देखेंगे, उस सभी ऑल्टरनेटिव्स का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे यानी कि चेक करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमने गोवा या मनाली या शिमला या राजस्थान का प्लान बनाया पिकनिक का, तो देखो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई घूमने जाना है। प्रॉब्लम क्या है कि यार प्रॉब्लम घूमने जाने में ये है वो है, जो भी है प्रॉब्लम, उसके बाद ऑल्टरनेटिव ढूंढो, तो गोवा जा सकते हैं या शिमला जा सकते हैं या केरला जा सकते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, गोवा जाएंगे तो क्या अच्छा रहेगा, क्या प्रॉब्लम रहेगा, शिमला में क्या अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें से फिर बेस्ट कौन सा रहेगा। लाइक चलो यार गोवा नजदीक भी है, बजट में भी रहेगा और मजा भी आएगा, तो चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव। अभी ये चॉइस कर ली, गोवा जाएंगे तो जाओ भाई, एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे और एक्शन करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। भाई काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया, बहुत मजा भी आया, तो ये क्या होगा? उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पे हमारा टॉपिक आ रहा है टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो देखो यहां पे अ डिसीजन ट्री एनालिसिस इफ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दैट आर अवेलेबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये आप एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो। डिसीजन ट्री एनालिसिस ये एक एनालिसिस सिस्टम है, इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। गोवा जाने का या महाबलेश्वर जाने का या शिमला जाने का, ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमें घूमने जाने का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। भाई शिमला जाके आप अपनी जो घूमने जाने की इच्छा है उसको पूरी कर सकते हो, या गोवा के साथ शिमला जा सकते हो, या आप केरला जा सकते हो। तो ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है जो आपकी जो ख्वाहिश है घूमने जाने की वो पूरी कर सकता है। नाउ डिसीजन ट्री एनालिसिस इज क्रिएटेड बाय आंसरिंग नंबर ऑफ questions that are continued after each affirmative or negative answer until a final choice can be made। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन चलते रहेंगे जब तक कि हम लोग फाइनल डिसीजन तक ना पहुंच सके। जैसे कि चलिए बजट कितना है वो देखते हैं, फिर किस किस को घर से ज्यादा दिनों के लिए परमिशन मिलेगी, किस किस को पहाड़ी वाले रास्ते से जाने में डर लगता है या उल्टी आ जाती है या चक्कर आ जाते हैं,
किसको ये अच्छा लगता है। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्वेश्चन करेंगे और सबका फिर देखो सबके जो आंसर्स देखे उससे पता चलता है कि हमारे लिए गोवा बेस्ट रहेगा, बजट में भी आ जाएगा, कंपैरेटिवली नजदीक भी रहेगा, किसी को कोई सिकनेस जो पहाड़ी इलाकों की होती है वो भी नहीं रहेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे गोवा से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो गोवा का डिसीजन आ गया, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन करो और सॉल्व कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं भाई आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको बेस्ट कोचिंग चाहिए, तो आप ग्रुप सीक्वेंस में क्वेश्चन करोगे। भाई देखो आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हो, बहुत ज्यादा स्पेंड करना चाहते हो, 30-40 हजार स्पेंड करना चाहते हो, नहीं नहीं सर मेरा बजट मेरा पैसा इतना ज्यादा नहीं है कि मैं स्पेंड कर सकूं, ठीक है। आपको हाईटेक सिस्टम पे एजुकेशन लेना है या जो पुराने सिस्टम से पढ़ाई करते थे उसी से पढ़ाई करनी है, नहीं सर मुझे तो इस तरह से पढ़ना है। आप आंसर दोगे, आपको नॉलेज में इंटरेस्ट है या रट्टेबाजी में इंटरेस्ट है, आंसर दो। ओके सारे क्वेश्चन के आंसर देते गए देते गए देते गए, फिर पता चला कि यार सास स्मार्ट स्टडीज ऐप वो हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, तो आप अपने डिसीजन तक पहुंच गए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। A decision tree analysis is a scientific model and is often used in the decision making process of organization. When making a decision, the management already envisage the alternative ideas and solution. मतलब और अलग अलग क्या alternatives हो सकते हैं उसको पहले ही सोच लेता है, कंसीडर कर लेता है। By using a decision tree, the alternative solutions and possible choices are illustrated graphically, as a result of which it becomes easier टू मेक वेल इन्फॉर्म चॉइस। मतलब सभी अलग अलग ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा कि भाई देखो गोवा जाएंगे तो इतना खर्चा, शिमला जाएंगे तो इतना खर्चा और केरला जाएंगे तो इतना खर्चा, यहाँ का डिस्टेंस इतना है इतना है इतना है, यहाँ पे आपको इतने दिन चाहिए इतने दिन चाहिए इतने दिन चाहिए। मतलब सब कुछ आपने अब आपके नजरों के सामने देखो, यहाँ पे 15,000 का खर्चा, यहाँ पे 25,000 का खर्चा, यहाँ पे 40,000 का खर्चा। यार अभी तो कॉलेज में ये बजट तो सेट नहीं होगा, 15 वाला मैक्सिमम जा सकते हैं, 5 दिन के लिए परमिशन मिल सकती है, 15 दिन वाला तो प्रोग्राम कैंसल। तो आपके लिए इस तरह से ग्राफ में प्रेजेंटेशन हो जाएगा कि आपके लिए चॉइस करना क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। दिस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्री लाइक स्ट्रक्चर, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इन विच द प्रॉब्लम्स इन द डिसीजन मेकिंग कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट विथ ब्रांचेस फॉर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। The decision tree analysis makes good use of what if ऐसा है तो क्या, इसका बहुत अच्छा यूज करता है। There are several alternatives that consider both possible risk and benefits that are brought about by certain choices. Now the possible alternatives are also made clearly visible. Therefore the decision tree provides clarity मतलब चौकसाई with respect to consequences of any decision that will be made. Consequences मतलब परिणाम, outcome, मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको भी पहले से ही सोच के रखा होगा, उसको भी पहले से ही मेंशन करके रखा होगा कि देखो आप ये करोगे ना तो ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। अब आप देखो आप किसके लिए पॉसिबल हो, आप किसके लिए रेडी हो, वो आप डिसीजन लोगे। There are several ways in which a decision tree can be represented. This analysis is commonly represented by lines, squares and circle. याद रखना जो डिसीजन ट्री होती है वो लाइन, स्क्वायर और सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें स्क्वायर्स आर रिप्रेजेंट्स द डिसीजन। जो स्क्वायर होते हैं याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डिसीजन, लाइन रिप्रेजेंट्स कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स अनसर्टेन आउटकम, क्या आउटकम हो सकता है वो। फिर से जो स्क्वायर होते हैं वो डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइंस होती है दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंसेस एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स अनसर्टेन आउटकम्स। तो इसको आप लोग अच्छे से माइंड में फिट कर दीजिए। एंड नाउ फ्रेंड्स द लास्ट पार्ट, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। The representation of decision tree can be created in 4 स्टेप, 4 स्टेप में हम लोग कर सकते हैं। पहला है डिस्क्राइब द डिसीजन, आपको ये ब्लू वाला ही याद रखना है कि पहला क्या है, तो पहला स्टेप है डिस्क्राइब द डिसीजन। डिसीजन को थोड़ा डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करो मतलब एक्सप्लेन करो, वर्णन करो। देन सेकंड ड्रॉ वेरियस लाइंस, उसके बाद अलग अलग लाइन ड्रॉ करो, लाइन जो कि क्या दिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस। देन पुट द आउटकम्स ऑफ द सॉल्यूशन, आउटकम क्या हो सकता है ये, अनसर्टेन आउटकम्स, यानी कि सर्कल करो। पहले स्क्वायर करेंगे यानी कि डिसीजंस,
देखेंगे, उसके बाद लाइंस आएगी, यानी कि लाइन में हम क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, एंड देन सर्कल यानी कि अनसर्टेन आउटकम्स, एंड फाइनली ईच ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल्स आर रीवैल्यूड क्रिटिकली हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, सो हम लोग प्रॉपर फाइनल चॉइस अच्छे से कर सके। तो ये 4 स्टेप में होता है। पहला डिस्क्राइब द डिसीजन, जबकि यहां पे आपको स्क्वायर करना होता है, याद रखना ये स्क्वायर वाला है, फिर ये लाइन वाला है, और फिर यहां पे सर्कल वाला है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल होता है क्रिटिकल रिव्यू। तो यहां पे हमारा जो एडिशनल टॉपिक कॉलेज का था वो पूरा अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हुआ है। इस पूरे मटेरियल का जो नोट्स है, पैम्पलेट है, जो कि सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है, वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस पैम्पलेट को भी डाउनलोड कर दें और अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स के लिए हो, 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY बीकॉम, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे आप अवेल करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पे बहुत सारे डेमो वीडियोस, पैम्पलेट्स रखे हुए हैं, तो वो देखें और उससे अपने नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों को एक बड़ी सी छलांग दीजिए। Until then, हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।